हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे दोस्तों रेलवे के उन क्वेश्चन का क्रैश कोर्स कर रहे थे जो रेलवे ने 2025 में 24 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं। किसी न किसी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। रेलवे एनटीपीसी हो, अंडर ग्रेजुएट, आरआरपी, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम उन सारी क्वेश्चन की वो टाइप कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बन सकती है या पूछी गई है, जो लेटेस्ट टाइप है, जो आपको मतलब हजारों क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। आप 100 क्वेश्चन में सारे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे हमने मैथ्स किया था, रीजनिंग की थी, ऐसे ही जी के रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो पार्ट में कवर करेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट। पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन, फिर सेकंड पार्ट में इसके 30 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? मतलब कि क्वेश्चन है कि सीधा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है पाइका विद्रोह, पाइका रिबिलियन हुआ था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये विरोध उड़ीसा में अंग्रेजों की लैंड पॉलिसी के खिलाफ हुआ था। इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु ने। बख्शी जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया था और हुआ था ये 1817 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? कहते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में भुक्ति है जो, का मतलब क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, पुराने जमाने में एम्पायर को अलग अलग हिस्सों में दोस्तों बांटा जाता था। जैसे आज हम स्टेट्स बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, वैसे ही उस टाइम पे स्टेट को, राज्य को भुक्ति कहा जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोविंस, प्रांत को। जैसे हम स्टेट बोलते हैं आज के टाइम में, इसे कहा जाता था, इसके लिए नाम दिया गया था भुक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, एतुत्व एतु तो के संग्रह ने निःसृत संगम संकलनों पुरु, नानरू और तदितर कृत्तु के प्रमुख वर्ण विषय क्या है? मतलब कि कहता है संगम लिटरेचर के पुरानानरू और टीरूपट्टू का मेन टॉपिक क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये किताबों का नाम है संगम पीरियड की। इन किताबों में उस समय के राजाओं की बहादुरी और उनके बड़े कामों की तारीफ की गई है। ये किताबों का नाम है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति, मतलब हीरोइज्म एंड परेजिज ऑफ किंग्स एंड देयर फीड्स। मतलब जो उन्होंने काम किए थे, अच्छे बहादुरी के काम किए थे, उनका सारा संकलन इसमें किया गया है, पुरुनानरु और आदित्य पत्तू। इन किताबों का नाम है, कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और इनका जो मेन टॉपिक है, मेन विषय क्या है? हीरोइज्म एंड प्रेजेस ऑफ किंग्स एंड देयर डीड्स, राजा और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 4, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था? मतलब कि कह सकते हैं 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश रूल खत्म करने के प्रस्ताव, खत्म करने का प्रस्ताव, इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, कहाँ डिक्लेयर हुआ था? ये पूछा गया है, कहाँ इस चीज को, इसको डिक्लेयर किया गया था। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया गया था, तो ध्यान रखना है, बम्बई में। गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा बॉम्बे के सेशन में दिया था। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बॉम्बे में, बॉम्बे सेशन। क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी विवेकानंद ने डैश में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया था? यह सीधा कह सकते हैं, कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने चिकागो में वर्ल्ड रिलीजियन पार्लियामेंट में कब स्पीच दी थी? तो ये दी थी, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है बार बार, 1893 में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1893 में। इसी स्पीच के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को इंडियन फिलोसफी और कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाया था, स्वामी विवेकानंद ने। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, अवध सैन्य पुलिस के उस कैप्टन का नाम क्या था जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान के भारतीय अधीनस्थों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी? मतलब कहता है 1857 के विद्रोह विरोध विरोध में या विद्रोह में अवध मिलिट्री पॉलिसी के किस कैप्टन को उसके इंडियन सबॉर्डिनेट ने बचाया था? ये कह सकते हैं किसने बचाया था?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बचाया था कैप्टन हर्ष ने। आपको ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के वक्त जहां सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, वहां उनके अपने इंडियन जवानों ने कैप्टन हर्षी की रक्षा की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैप्टन हर्ष कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे इसकी स्थापना की थी, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, राम मोहन रॉय ने की थी। किसने की थी? आपको याद रखना है, राम मोहन रॉय। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ने इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, 1878 में केशव चंद्र सेन के असंतुष्ट अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? कहता है 1878 में साधारण ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, ये हमें बताना है। आपको ध्यान रखना है, साधारण ब्रह्म समाज के दोस्तों फाउंडर थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। आपको ध्यान रखना है, केशव चंद्र सेन से अलग होकर इन लोगों ने एक नया ग्रुप बनाया था, जिसे साधारण ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा, जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। विस्तृत था। 1530 में मरने से पहले, कह सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, सीधा कह सकते हैं 1530 में मरने से पहले किस रूलर ने इंदस से बिहार तक फैला एम्पायर छोड़ा था? इंडस से बिहार तक फैला हुआ एम्पायर राज्य छोड़ा था। उस रूलर का नाम आपको बताना है, तो रूलर का नाम था, आपको पता है 1530 में मृत्यु किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बाबर ने ही मुगल एम्पायर की आपको पता है नींव रखी थी, और 1530 में उसकी मौत तक उसका जो साम्राज्य था नॉर्थ इंडिया में काफी दूर तक फैला हुआ था माना जाता है, अकॉर्डिंग टू राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया था? हो गया था, तो आपको बताना है। क्वेश्चन पहले, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। कहता है किस रूलर ने शेरशाह सूरी के सक्सेसर को हराकर 1555 में अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया? कौन था वो? पता ही होगा आपको दोस्तों, किसकी टक्कर हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुगल बादशाह हुमायूं। हुमायूं बीच में राज हार गया था, लेकिन 1555 में उसने फिर से अफगान रूलर को हराकर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। नाम है हुमायूं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे? इस प्रकार सार्वभौमिक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अकबर के टाइम में सुलह ए कुल पॉलिसी फॉलो हुई थी, जिसमें सुन्नी एक मस्जिद में और क्रिश्चियन चर्च में आकर प्रेयर कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे, अकबर के शासनकाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? क्वेश्चन में पूछा गया है, नारायण गुरु किस स्टेट से थे? आपको ध्यान रखना है, नारायण गुरु ने लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट चलाया था, और उनका संबंध था केरला राज्य से। कहां से था? केरला से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13,
अपने व्यवसाय के संबंध में प्रारंभिक वैदिक आर्य डैश थे। कहते हैं अर्ली वैदिक आर्यन का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन का जो मेन मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो। एग्रीकल्चर पर बाद में ध्यान दिया गया था उनके द्वारा, ठीक है? या कह सकते हैं एग्रीकल्चर बाद में डेवलप हुई थी। सबसे पहले क्या था उनका मेन? पशुपालन। राइट आंसर होगा, इंग्लिश में बोलेंगे कैटल रीयरिंग। ऑप्शन ए पशुपालक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? सीधा कह सकते हैं पूछा गया है गाथा सप्तशती के लेखक कौन थे? आपको ध्यान रखना है गाथा सप्तशती के जो लेखक थे ये थे सातवान राज्य के रूलर थे, सातवान वंश के। नाम है राजा का, शासक का हाल। ये लिखा था सातवान वंश के रूलर हाल ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की पहली बड़ी भागीदारी किस समूह के समर्थन में शुरू की गई थी? आपको ध्यान रखना है दोस्तों गांधी जी का जो इंडिया में पहला बड़ा आंदोलन था, बिहार के नील, इंग्लिश में बोलते हैं नील को इंडिगो, इंडिगो किसानों की सपोर्ट में था। राइट आंसर होगा बिहार के चंपारण में 1917 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बिहार में इंडिगो किसानों की सपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम करार दिया और 1919 में इसके विरुद्ध अखिल भारतीय जन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था? काला कानून कहा गया था गांधी जी के द्वारा रोलेट एक्ट 1919 को। इसको कहा गया था रोलेट अधिनियम को। आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1919 का रोलेट एक्ट बिना ट्रायल के अरेस्ट अलो करता था लोगों को, वैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी लिए गांधी ने इसे क्या किया, क्या कहा? गांधी ने इसके लिए नाम दिया काला कानून। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? मतलब कहता है टैक्स पे करना फंडामेंटल ड्यूटी। किस कमेटी ने सजेस्ट सजेस्ट किया था? आपको याद रखना है इस कमेटी का नाम है, इस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करने का सजेशन दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? मतलब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, फेडरल डिस्प्यूट जुरिडिक्शन विद राइट जुरिडिक्शन या रिट जुरिडिक्शन। आपको ध्यान रखना है संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। फेडरल डिस्प्यूट जुरिडिक्शन सिर्फ किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और रिट जुरिडिक्शन, जबकि रिट क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती है। रिट जुरिडिक्शन कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों के पास होगा। तो यही डिफरेंस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संघीय विवादों के संदर्भ में पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? फेडरल डिस्प्यूट जुरिडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा के संबंध में को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? मतलब कह सकते हैं, कहता है आर्टिकल 45 को किस अमेंडमेंट से मॉडिफाई किया था? तो ये था 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में। कौन सा था 86वां संविधान संशोधन? 86th एमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन आया था।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है? मतलब कहता है कौन सा डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन अपने आप में ठीक है दोस्तों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। शोषण के विरुद्ध बच्चों और युवाओं की सुरक्षा, ये भी ठीक है। सामुदायिक बौद्धिक संसाधनों का अवितरित स्वामित्व, ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? यहाँ पे होना चाहिए अवितरित नहीं होगा, वितरित होगा। सामुदायिक बौद्धिक संसाधनों का वितरित स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ना कि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्योंकि आर्टिकल 39 में लिखा है इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39। तो यहाँ पे ये उल्टा अपोजिट दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के राज भत्ते, प्राइवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? मतलब कहता है प्राइवी पर्स, राज भत्ते और प्राइविलेजेस विशेषाधिकार किस अमेंडमेंट से खत्म हुए थे? आपको दोस्तों ध्यान रखना है 26वां 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 ने स्टेट्स के रूलर होते थे, जो शासक होते थे, उसके प्राइवी पर्स से कह सकते हैं राजभत्ते और स्पेशल स्पेशल प्राइविलेजेस विशेषाधिकार कंप्लीटली एबोलिश कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। राइट आंसर होगा ये था 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? कहता है ट्राइबल एरियाज में विलेज काउंसिल या कोर्ट्स का प्रोविजन कौन से शेड्यूल में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है 6th शेड्यूल, 30 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 23, 74th 74 में संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये की गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना। स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। आपको याद रखना है 73 में और 74 में अमेंडमेंट के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है, और ये पंचायत कह सकते हैं म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन कंडक्ट कराता है। पंचायत और प्लस म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? मतलब कहता है जो साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में प्री मानसून शोवर्स क्या होता है, प्री मानसून को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोला जाता है मैंगो शोवर्स बोला जाता है इसके लिए। साउथ इंडिया में गर्मी के साथ होने वाली बारिश, दैट इज कॉल्ड मैंगो शोवर्स। और ये आम की फसल के लिए काफी हेल्पफुल होती है, आम की फसल के लिए, इसलिए इसको कहते हैं आम्र वर्षा, मैंगो शोवर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? ये होता है कंट्रोल हाई कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 235 के अंडर हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको उच्च न्यायालय को हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय, इंग्लिश में हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए आपको याद रखना है दोस्तों, इसके लिए कंडीशन क्या होती है?
कह सकते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए उसको पास करने के लिए वो क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा में बिल पास होने के लिए टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी होनी चाहिए, टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी होनी चाहिए और ये होनी चाहिए प्रेजेंट वोटिंग या कह सकते हैं प्रेजेंट मेंबर्स का या वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस टाइम पे प्रेजेंट है जितने भी उसका 2/3 मेजॉरिटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? मतलब कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इम्पैक्ट किस ब्रिटिश एक्ट का था? कौन सा वो एक्ट था, कानून था, उसका जो ज्यादा इम्पैक्ट था, उस कानून का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, काफी ज्यादा था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि इससे बहुत सारे कह सकते हैं इससे बहुत सारे फीचर लिए गए थे, जैसे कि फेडरल सिस्टम, गवर्नर, पीएससी, जुडिशरी जैसे और भी बहुत सारे फीचर यहाँ से अडॉप्ट किए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लोक अदालतों का उद्देश्य किस प्रकार के समाधान को बढ़ावा देकर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना है? मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया जो लोक अदालत है दोस्तों, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौहार्दपूर्ण सुलह, एमिकेबल कॉम्प्रोमाइज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में एक नहीं है? मतलब कहता है कौन सा फंडामेंटल राइट है जो पार्ट 3 में नहीं आता है? अब देखिए, इनमें से राइट टू इक्वलिटी आता है, मानता का अधिकार आता है फंडामेंटल राइट में, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है दोस्तों, पता ही होगा आपको, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट, ये गलत है। रिलीजियस एजुकेशन नाम का कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र राज्य विधायी संबंध के पहलू हैं? मतलब ये कहता है सेंटर स्टेट जो रिलेशन बनते हैं सेंटर और स्टेट में, जो आपस में क्या बनता है, रिलेशन बनता है, उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या पहलू उसमें शामिल है। अब केंद्र और राज्य विधायनों का क्षेत्रीय विस्तार दोस्तों शामिल होता है, विधायी विषयों का वितरण में शामिल होता है, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है शामिल होता है, पता ही होगा आपको। राज्य या क्षेत्र में संसदीय विधायन मतलब पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, ये भी अपने आप में पहलू है। राज्य विधायन पर केंद्र का नियंत्रण, सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये भी अपने आप में ठीक है, सभी के सभी पहलू शामिल है। ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंध के पहलू हैं सारे के सारे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1 2 3 4 सभी आएंगे।